2 रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के बाद पहली मरतबा कौमी असम्बली के इजलास में अहम और मायने खेज तकरीर की। मौलाना ने कहा कि जल्द से करना तहरीक इंसाफ का आईनी और जमहूरी हक है। संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है। ये अवाम का नुमाइंदा ऐवान है या इस्टेब्लिशमेंट का तरतीब करदा ऐवान है। मौलाना ने कहा कि उन्हें 2018 के इंतखाब पर भी एतराज़ था। इस वक्त का मैंडेट भी तकरीबन 2018 वाला है। हमारी मालूमात ये हैं, इस बार असेंबलियाँ बेची गईं। हमारा ज़मीर यहाँ बैठकर कैसे मुतमईन है। हुकूमती जमातों के सीनियर लोग अपने ही मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं। जमहूरियत कहाँ खड़ी है? हमने हर मरहले पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम दिवालियापन से बचने की भीख मांगते फिर रहे हैं। घूमती फिरती बात सियासतदानों और सियासी हुकूमतों पर आएगी। फैसले दीवार के पीछे की कुव्वतें करें और मुंह हमारा काला हो। कोई हमें समझाए कि क्या सियासत हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से कहते हैं कि हम अवाम के पास जाते हैं। शायद मेरी बात हुकूमती बेंचों को अहमकों वाली लग रही होगी। शायद हम समझने के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए तैयार हैं। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं, हम इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च करने का ऐलान भी किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के पूरे सियासी प्रोफाइल को देखकर ये बात कही जा सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एहतजाज की कॉल को मौजूदा हुकूमत उस तरह इग्नोर नहीं कर सकती जिस तरह PTI जैसी जमात के एहतजाज को। अगर मौलाना का PTI के साथ बाकायदा कोई इत्तेहाद भी हो जाता है तो फिर यकीनन इस हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात खड़ी होने का बड़ा इम्कान है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इस हकीकत को अच्छी तरह से जानती है कि ये मौलाना की जमात की स्ट्रीट पावर ही थी जिसने सबसे पहले 2019 में आज़ादी मार्च करके इमरान हुकूमत को सियासी चैलेंज दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान असेंबली के अंदर और बाहर जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यह हुकूमत के लिए बड़ा सियासी चैलेंज बनेगा? ऐसे में सवाल यही है कि मौलाना का एहतजाजी लहजा और मिलियन मार्च की कॉल क्या वाकई 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाले सिस्टम को बड़ा सियासी चैलेंज देना चाह रहे हैं, या फिर स्ट्रीट एजिटेशन को एक मरतबा फिर किसी पॉलिटिकल बारगेनिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा? इसी मामले पर पैनल की राय। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। मौलाना की मिलियन मार्च की कॉल 8 फरवरी सेटअप को हकीकी ललकार या फिर इसी सेटअप से अपने लिए सहूलत निकालने की कोशिश? इफ्तिखार साहब, ये जो मौलाना साहब ने असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर जिस घन गरज से बात की, बैठी हुकूमत को मशवरे दिए, तनकीद की, पूरे निज़ाम पर तनकीद की, शर्म तक दिलाने की कोशिश की, क्या वाकई ललकार रहे हैं? इस पूरे सिस्टम को हटाना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, या हल्के से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? काश इस मुल्क में ऐसी क़यादत जन्म ले जो सिस्टम को तब्दील कर दे। हमें कहानियाँ सुनते, नारे सुनते, तकारीर सुनते एक निसफ सदी से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। किसी के पास मुतबादल निज़ाम नहीं है, नारे हैं। आप कहना चाहते हैं कि असेंबलियाँ बिक गईं। साबित करने के लिए क्या तरीक़ाकार है? क्या मिलियन मार्च में जो लोग शामिल हैं, क्या उनको पता भी है कि वो किस मकसद के लिए आपके साथ जा रहे हैं? ये बात हमने देखी पीने की तहरीक में। महंगाई से वो शुरू हुई, फिर उसमें इलेक्शन की बात आई, फिर वो निज़ाम मुस्तफ़ा में चली गई। मार्च, अप्रैल, मई, जून यही दोस्त थे। इन्हीं मदरसों की ताकत थी, इन्हीं उलमाए कराम की क़यादत थी। नतीजा क्या निकला? न पिछला निज़ाम रहा, न नया निज़ाम बन सका। पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनका हल चाहिए। आप किस किस्म की खारजा पॉलिसी चाहते हैं? किस से बात हम करें और किस से बात ना करें? आप किस किस्म की इक़्तिसादी पॉलिसी चाहते हैं? आप प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? आप टैक्स के निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं तो क्या तब्दीली करना चाहते हैं? आप इस मुल्क की गवर्नेंस जो तबाह हो गई है, जिसके लिए आप कहते हैं कि तबाह होगी, और तबाह इसलिए हुई कि इक़्तिदार ए को नहीं मिला और बी को मिल गया, इसकी निशानदेही करें कि गवर्नेंस की खामियां अगर आप इक़्तिदार में आ गए तो कैसे ख़त्म करेंगे?
क्या आप कमिश्नर का मुतबादल तैयार कर बैठे हैं? क्या आपके पास डिप्टी कमिश्नर का मुतबादल है? क्या आपके पास पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई और मुतबादल निज़ाम मौजूद है? अगर है तो हमें बताइए। यह है हल, यह है तरीका। मैं जिस बात पे कहना कि अगर मैं असेंबली में नहीं जा सका या मेरी पार्टी असेंबली में नहीं जा सकी तो फिर कुछ नहीं, फिर सब कुछ तहवाला कर दो ना। सर, ऐसा ना कीजिए, हम भुगत चुके हैं। अब पीएनए से बड़ी तहरीक पाकिस्तान में न चली न चल सकती है। उसके नताइज देख लें, हम भुगत रहे हैं। 77 कहाँ गया, 2024 कहाँ आ गया। उस वक्त जो हरकत की गई, जो एक सिस्टम को खाड़ के फेंका गया, वो सिस्टम दोबारा बहाल नहीं हुआ। खा वो पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी थी, खा वो अच्छी लूली लंगड़ी इक्तिसादी बेहतरी थी। हम पे रहम करे। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपके वालिद की इज्जत करता हूं, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक्त शिकस्त दी जब सोचा भी नहीं जा सकता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई शिकस्त दे सकता है। आपका एक नाम है, आप पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के बनने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिर सवालात ऐसे जन्म लेते हैं जिसका जवाब मैं नहीं चाहता कि डिबेट में आए। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं मौलाना, जरूर आइए सड़कों पे, जुलूस करना, जलसा करना आपका हक है, मुतबादल लेके आइए। दुरुस्त हो। इस पार्लियामेंट को तब्दील करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को कैसे तब्दील करेंगे? मौजूदा इलेक्शन के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, फॉर्म 45, 46, 47 को बदलना चाहते हैं तो नए फॉर्म का बताएं, वो फॉर्म कैसा होगा, उसमें क्या KPIs होंगी और उसको चेक कौन करेगा और उसका तयन कौन करेगा। ऐसे ना करें, हम पहले बहुत मुश्किलात में फंस गए हैं और नहीं हम जाना चाहते मुश्किलात में। आप निकालेंगे जुलूस, सड़कें बंद हो जाएंगी, लोग आपके साथ जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि फिर पैगाम जो बाहर जाएगा, जिनसे हम पैसे मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो, फिर उनका रद्द-ए-अमल भी देखने वाला होगा। जरूर आए, मगर मुतबादिल लाएं, ये इफ्तिखार साहब की राय है। शहजाद साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी PDM के बानी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कुछ कह रहे हैं, जिस एहतजाजी सियासत का रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, वो इन्हीं दोनों से नाराज भी हैं, जमातों से, इनके पार्लियामान में मौजूदगी से भी नाराज हैं। वो कितना बड़ा चैलेंज बन सकते हैं या फिर किसी सहूलत के इंतजार में है? आयशा, मौलाना फजलुर रहमान का अपने तौर या अपने तईं पे कोई जो इस किस्म का कदम है वो कोई बहुत ज्यादा शायद माने ना रखता हो। क्योंकि हम तो उसको बड़ी आसानी के साथ इस तराजू में तोल सकते हैं कि अच्छा ये किसी से सहूलत लेने की कोशिश है, वो उनको हुकूमत में हिस्सा नहीं मिला वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों में सियासी लॉजिक हमारे यहाँ जो एक नॉर्मल जिसे कहते हैं कि कॉमन सेंस लॉजिक है वो बड़ी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम इसको मिला के देखें, जो कि PTI कह रही है, जो कि जमात इस्लामी कह रही है, जो गालिबन किसान इस वक्त सड़कों पे कह रहे हैं, जो कि हमारा एक गवर्नेंस का फेलियर कह रहा है, जो कि आपका अगला सवाल कह रहा है कि कोई यहाँ इस मुल्क में टैक्स देने को तैयार नहीं है, तो फिर हमें इस चीज की अहमियत का अंदाजा होता है कि ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक निजाम का जो बैठ जाना है, निजाम का जो फेलियर है, उसके बारे में बात हो रही है। और ये सब लोग ये बात कर रहे हैं। कोई सोच वाला पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा शख्स नहीं है जो ये नहीं कहे, जो ये कहे कि निज़ाम इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया उनका, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रक्चर जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है ना। उन स्ट्रक्चर्स को बजाते खुद पार्लियामेंट का होना अपने तौर पे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म का मवाद है उसकी क्वालिटी का होना भी बहुत जरूरी है। तो अब ये क्वालिटी क्यों नहीं वो अपना काम कर पा रही? यानी यही फजलुर रहमान आज पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान की शक्ल में भी बैठे हैं, अपने तौर पे खुद बैठे हैं, कल वहीं पे तकरीर की। क्या वजह है कि बाकी लोग इनकी वो जुबान नहीं समझ रहे जो ये कहना चाह रहे हैं? क्या वजह है कि किसान की बात कोई नहीं समझ रहा? क्या वजह है कि कोई ये नहीं देख रहा कि टैक्स नहीं मिल रहा? क्या वजह है कि कोई गवर्नेंस का फेलियर नोट नहीं कर रहा? क्या वजह है कि ये नहीं देखता कि जो जिनके असासे हैं, लोग असासे मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान में असासे कोई नहीं रखना चाहता? क्या वजह है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? क्या वजह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो हमने IMF को गिरवी रख दी है? क्या वजह है कि हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी हमने IMF को गिरवी रख दी है? तो ये जितने लोग जिस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये सोच कुछ ना कुछ तो रखते होंगे। या तो मैं ये कह दूं कि हमारी पार्लियामेंट बांझ है, सोच की अहलियत नहीं रखती, और या काबिलियत की अहलियत नहीं रखती। बांझ पार्लियामेंट है, बांझ लोग हैं जो वहां पे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। या ये कि जिनको हम दोष देते हैं, जिनको दोष देते हैं उनके पास तो वैसी एबिलिटी नहीं है इन कामों को हैंडल करने की। उनके हाथ में ये चीजें कैसे चली गई? अगर वो आज
पार्लियामेंट के अंदर किसने रोका पार्लियामेंट को इन चीजों के ऊपर? इसी तकरीर का शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर जवाब दें, कोई और जवाब दे और कहे कि यह तरीका है इसको आगे ले जाने का। क्या वजह है कि हमें सिमें बंद करनी पड़ती हैं और टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर पाते? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो निजाम जो कि बिल्कुल तकरीबन आखिरी दमों में है, अगर हम दर्द रखने वाले लोग पाकिस्तान के जितने भी हैं, मुझे यकीन है 99%, 99.9% लोग हुए हैं। हाँ, अशराफिया बिल्कुल खुश बैठी है। अशराफिया अगर एक तरफ की है या दूसरी तरफ की है, बिल्कुल खुश बैठी है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि बिजली किस कीमत मिल रही है, कि गैस का क्या आलम है, कहां पे है कुछ और कहां पे उससे बुनियादी सहूलियात हैं या नहीं है, सेहत का आलम क्या है, तालीम का आलम क्या है। ये हम हैं जो बाकी मुल्क है जो बैठे जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि वाकई में मौलाना शायद जो मर्जी सड़कों पे करें, लेकिन ये आवाज जब उन आवाजों के साथ मिला के, उस सोच के साथ मिला के देखनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं पे रीसेट का बटन दबाने की गुंजाइश आ जाती है। रीसेट का मतलब क्या है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है। क्या सियासी पार्टियां काबिल और अहल और दानिश वाले लोगों को मुख्तलिफ शोबों के अंदर से ला के अपने अंदर शामिल करके गवर्नमेंट का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या मुक्तदरा जो है वो अपने निज़ाम को जो बनाया हुआ है, जो सियासी निज़ाम है, इसको चलने देने के लिए तैयार हैं? ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही मरम पट्टी करते करते अपने मुल्क को खुदा न खास्ता उस जगह पे ले जाएंगे जहां पर रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक हो गया।